नमस्कार, सतीश शाह शो में आपका स्वागत है। कल मैंने जेपी नड्डा जी की चिट्ठी पढ़ी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जब पढ़ी तो मुझे लगा कि ये किसके लिए चिट्ठी है। उसमें लिखा था माय फेलो इंडियंस। चिट्ठी मैंने अंग्रेजी में पढ़ी तो मैंने कहा ये किसके संदर्भ में चिट्ठी लिखी जा रही है। तो नीचे जब गया तो पता लगा कि ये जो विपक्षी पार्टियों ने, जो 13 विपक्षी पार्टियों ने साथ मिलकर 16 तारीख को एक चिट्ठी लिखी देश के नाम। उसमें 13 पार्टियों में, उसमें से कांग्रेस भी हैं, सोनिया गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, सीपीआई सीपीएम से राजा और येचुरी, और स्टालिन तमिलनाडु से फारूक अब्दुल्ला, तमाम लोग शामिल हैं। जो नहीं है वो काफ़ी रोचक है। जो नहीं है वो अखिलेश की सोशलिस्ट पार्टी, आप और मायावती की पार्टी। अब मायावती की पार्टी का वजूद नहीं रह गया, लेकिन अखिलेश की पार्टी जानबूझ के उसमें नहीं होगी, कोई वजह रही होगी, और आपकी उम्मीद जो है आपसे, आप जानते हैं। तो 13 पार्टियों ने कहा देश भर में कि जो आज के हालात हैं, जिसमें बोलने, खाने, पहनावे, काम करने की आज़ादी, हर चीज़ पे जो एक बंधन लग रहा है, और उसके खिलाफ जो एक सामाजिक माहौल पैदा हो रहा है, उसमें जो हिंसा हो रही है, और जिस तरह मंदिरों को तोड़ा जा, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों के नाम पर उनके आसपास भी तोड़ा जा रहा है, उसके ऊपर झंडे लगाए जा रहे हैं भगवा, ये सब जो बातें हो रही हैं और सरकार कुछ कर नहीं रही है। पुलिस होती है, उनके सामने चीज़ें होती हैं, उसका भी जिक्र हुआ। तो उन्होंने बात की सौहार्द की, ताकि हमारा जो विश्वास है कि हम जुट के इसके खिलाफ काम करेंगे। उन देशवासियों से आह्वान किया। इसमें कोई भी आक्रमण बीजेपी पर नहीं था। वो सारी वस्तु स्थिति को लेकर के उन्होंने दिखाया कि हमें इस बात पे बहुत दुख है, इस बात से सदमा लगा है, इस बात से पीड़ा है, इस तरह करके सारी बातें। और हम चाहते हैं कि इन चीज़ों को, एक सौहार्द की भावना को मजबूत करें देश में, जो कि शांति और तरक्की बहुत ज़रूरी है, साथ साथ चले। उसके जवाब में नड्डा से की चिट्ठी आई है, वो एक दोषारोपण की चिट्ठी है। उसमें उसकी जो शुरुआत होती है, वो चाहो तो मैं पढ़ देता हूँ कुछ, लेकिन अंग्रेज़ी की चिट्ठी है तो पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जो उन्होंने शुरुआती जो लिखा है, उसमें कहते हैं कि हमारा देश 135 करोड़ लोगों का है, और दुनिया उम्मीद करती थी कि कोरोना काल में हमारा विनाश हो जाएगा, लेकिन हम इतने महान हैं कि उस सबसे वो नहीं होने दिया, और हम देश को हमने दुनिया की फार्मेसी बना दिया। अब जहाँ तक ये बात है, तो मैं छोटी सी बात कहूँगा कि फार्मेसी के नाम पे भारत को कोई दुनिया फार्मेसी की तरह नहीं देखता। जो दुनिया दवाइयाँ बनाते हैं, उनमें जो सबसे 10 बड़े हैं, भारत का नाम उसमें नहीं आता। वो जो दवाइयाँ हम बनाते हैं, वो हम नहीं बनाते, हम और जो बनाते हैं उसकी नकल करके हम जेनरिक्स बनाते हैं ज़्यादातर, या औरों के लिए बनाते हैं। इसमें हमारा योगदान बहुत कम है। हम उनको लेके यहाँ आए हैं। हमारे चूँकि मज़दूर सस्ते हैं, तो बाहर की कंपनियों ने कुछ यहाँ कोशिश की मैन्युफैक्चरिंग करने की, और कुछ चूँकि विदेशी कंपनियाँ यहाँ अरसे से काम कर रही थी, तो उनको कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। खैर, चूँकि माहौल बनता जाता है पिछले 100 साल के मैन्युफैक्चरिंग के बाद, लेकिन उस पर जहाँ भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग होती है दवाइयों की, उस पर सवाल खड़े होते हैं। अमेरिका में अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, हमारी जो वैक्सीन थी भारत की, उसको रोक दिया, उस पर सवाल खड़े कर दिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के। तो हम फार्मेसी दुनिया के नहीं हैं, जो उनके पहले ही पैराग्राफ में ये बात उन्होंने कही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा देश जो है बदल रहा है, और हमने बड़ी तरक्की की है, और इसलिए कि हमारी नीतियाँ ऐसी हैं। आप जानते हैं कि 2014 से 2022 तक हमारी राष्ट्रीय आमदनी 20% गिर चुकी है। उन्होंने फिर कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सब की बात उन्होंने की। सब बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन उनका जो असर हमारी व्यवस्था पड़ा है, वो ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था आज 20% कमज़ोर है। उन्होंने ये भी कहा कि गरीब जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आप जानते हैं कि 27 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से ऊपर उठे थे यूपीए सरकार में, और पिछले 8 साल में करीब 12 करोड़ उसके नीचे आ गए फिर से।
तो इस तरह के जो वादे उन्होंने किए, उसके बाद जो है वो एक आक्रामक सा उनका रुख है। वो कहते हैं कि जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है वो बाकी विपक्ष की पॉलिटिक्स है, हमारी पॉलिटिक्स जो है सबका साथ सबका विकास की है, और वो विपक्ष जो है वो विकास की पॉलिटिक्स समझता ही नहीं है, वो सिर्फ हम समझते हैं। और आप समझ रहे होंगे कई लोगों ने क्या कहा कि अब सबका जो विकास है वो दरअसल जो संप्रदायवाद है उसको एक मुखौटा पहना दिया है, यानी कि उनकी जो भी बातें हैं उसको लोग मुखौटा मानते हैं। तो एक 13 पार्टियां चिंतित हैं कि देश में जो माहौल बन रहा है जिसमें सौहार्द की कमी हो रही है, हिंसा बढ़ रही है, एक वर्ग विशेष को, मुसलमानों को एक डराया जा रहा है, उनको दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है, उनके मस्जिदों पे भगवा चढ़ाए जा रहे हैं, उनको काम से रोका जा रहा है, ये सब जो बातें हो रही हैं। और उसके पहले जो बात है, जितनी असंवैधानिक बातें हुई हैं लफ्ज़ जिहाद के नाम पे, कि धर्म के नाम पे कोई अगर दो धर्म के लोग विवाह करें तो उनके ऊपर पुलिस अत्याचार करती है, उनको जेल डाल दिया जाता है, ये सारी जो बातें असंवैधानिक हैं। लेकिन इन पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई कुछ फैसला क्यों नहीं दिया है? क्योंकि ये सब असंवैधानिक हैं, ये अभारतीय हैं हर तरह से। ऐसा करना अपने आप में किसी भी तरह से, अगर आप एक उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव नज़रिए से देखें तो लगता है कि ये सब ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप ये माने कि सिर्फ हिंदू ही सब श्रेष्ठ है तो शायद आप उस तरफ चले जाएंगे। तो जो भी हुआ है इसको लेकर के कि हिंदू ही सर्वश्रेष्ठ है, उस हिसाब से सही हो सकता है। लेकिन अगर सब बराबर हैं और संविधान की बात है तो जो भी हो रहा है उसका समझना बड़ा मुश्किल है। हमें लगता नहीं कि ये भारत जो वही भारत है इसमें हम बड़े हुए थे। तो खैर, जो नड्डा जी की चिट्ठी है इसका जवाब कौन देगा? ये चिट्ठी भारतीयों के नाम लिखी गई है और ये जवाब दिया उनका 13 विपक्षी पार्टियों को बिना उनका नाम लिए। लेकिन उन्होंने एक और बात की उस चिट्ठी में, उन्होंने कई दंगों का जिक्र किया। कहा कि सारे दंगे तब हुए जब इंदिरा गांधी ने जो गोरक्षा के लिए जो साधु आए थे उन पे डंडे बरसाने का, गोली चलाने का आदेश दिया। अब जो बातें हो रही हैं, मुझे लगा कि उस चिट्ठी में सत्य ढूंढना बड़ा मुश्किल लग रहा था। ये उनके अपने विचार हैं, भावनाएं हैं, लेकिन तथ्यों से उसका रिश्ता मुझे कहीं नहीं दिख रहा था। कहीं पे जितनी बातें उन्होंने कही तथ्यपरक नहीं थी, उनकी भावनाएं मैं समझता हूँ, क्योंकि उनके पास जो एक लेंस है, उनका जो चश्मा है वो बिल्कुल अलग है। वो चश्मा हमारे संविधान से एकदम अलग है, कोई रिश्ता हमें दिखाई नहीं। अब आप उस चिट्ठी को पढ़िए कभी मौका मिले तो, और बताइए उसमें कौन सा वाक्य ऐसा है जिससे आप इत्तेफाक करते हैं। तो उनका जितने भी दंगे हुए हैं वो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और जो भी गांधियों के ज़माने में हुए, नंबर 1। नंबर 2, बेसिकली कांग्रेस की सरकार में उनका सारा अटैक कांग्रेस पर है, बाकी सब पर नहीं है। दूसरा, उसमें गुजरात के दंगों की बात ही नहीं है। 2002 के दंगे जो हैं, शायद भारतीय आधुनिक इतिहास में अगर कोई डिफाइनिंग एक दंगा रहा है वो है गुजरात का दंगा। 1984 के सिख दंगों से भी ज्यादा। दोनों ही दंगे बहुत अपने आप में दर्दीले थे, वो भयावह थे, वो नहीं होने चाहिए थे, वो अपने आप में हमारे अपने एक ब्लैक मार्क की तरह हैं। लेकिन जो गुजरात में जो हुआ वो सोच समझ के किया गया। जो दिल्ली में जो हुआ वो या तो आकस्मिक था, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन जो मुझे याद आ रहा है उस हिसाब से 84 का दंगा जो था वो आकस्मिक था। वो एकाएक एक आक्रोश था जो उस तरफ चला गया। और उसके पहले यह था कि 1 साल तक हम लोग तो अखबार में थे, हम लोग डर डर के दफ जाया करते थे, पता नहीं कौन कब क्या कर दे। माहौल ऐसा बन चुका था। और तब जब एक बात हुई तो एकाएक एक आक्रोश एक जगह फूट पड़ा। इससे उसको हम सही बता नहीं रहे हो, ये नहीं कहते कोई भी हिंसा सही है, लेकिन जो गुजरात में हुआ वो सोच समझ के सुनियोजित लगता था। वैसा कोई जरूरत नहीं थी, उनकी पार्टी ने खुद भी तब कहा था। तो अगर हम आज की सरकार को उसके नेता के जो पिछले
14 साल के 2014 के पहले की जो उनकी वचन है उनके सामने रखें तो लगता है कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, दो अलग अलग समझ है, कोई रिश्ता नहीं दिखता। तो उसका जिक्र डॉक्टर साहब ने नहीं किया, गुजरात का जिक्र तक नहीं है 2002 का। तो यानी कि उन्होंने सारा दोषारोपण किया है कांग्रेस के ऊपर, थोड़ा विपक्ष के ऊपर। जब आप लोगों को समझाना चाहते हैं तो दोष देके नहीं समझाते आप राष्ट्रीय नेता हैं नड्डा जी। अगर आप लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं, उसमें कहीं ये दिखाने कैसे शांति लाएंगे, क्योंकि आपके जो बजरंग दल या श्री राम सेना के जो लोग हैं जो उत्पात मचा रहे हैं उसको आप ही रोक सकते हैं या प्रशासन रोक सकता है। प्रशासन लगता है कि किसी के शह पे उनके साथ चल रहा है, रुक जाता है उसका हाथ, वो कुछ कर नहीं पाता। तो आज की स्थिति ऐसी हो गई है हमारे देश में कि जो 4 मुख्य जो स्तंभ हमारे लोकतंत्र के हैं उनमें से मीडिया तो खैर आपने खत्म कर दिया, न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास कम हो गया, कार्यपालिका अपने आप में जो आप उसे कहते हैं वो करती है। तो बेसिकली आज का जो हमारा लोकतंत्र है सिर्फ एक खंभे पर खड़ा है, बाकी छोटे हो गए या कमजोर हो गए। तो वो अगर एक खंभे पर खड़ा होगा तो लोकतंत्र टिकेगा नहीं, याद है। और आप जब कहते हैं लोगों से राष्ट्र के नाम, भारतीयों से बात करते हैं, तो उनको अगर आप सिर्फ दोषारोपण करेंगे दूसरी पार्टियों पर, जबकि दूसरी 13 पार्टियों ने आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगाया, वो खाली माहौल की बात कर रहे हैं, उन्होंने आपसे गुहार भी नहीं लगाई, तो मुझे लगता है कि कहीं आपको उनके साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए, एक बार और सोचना चाहिए कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। क्योंकि देखिए, तथ्य आपके, मैं हर तथ्य का जवाब दे सकता हूँ एक नागरिक के नाते, और मुझे लगता है आपकी दृष्टि में कोई तथ्य नहीं है, लेकिन भावनाएं हैं। आप चाहते हैं कुछ, वो दिख रहा है, लेकिन क्या चाहते हैं उसमें शांति, वो नहीं दिख रही। आप जिस विकास की बात कर रहे हैं, 8 साल में विकास खत्म हो गया है। हमारी राष्ट्रीय आमद 20% गिर गई 8 साल में। तो आप जिस विकास की बात कर रहे हैं वो मुझे दिख नहीं रहा। जाहिर है कि कई तरह के बदलाव आए हैं, आपने भावनाएं बदली हैं, उस पर आपने बड़ा काम किया है, लेकिन वो भावनाएं क्या शांति के नाम पे चल रही हैं? क्या उससे हम जुड़ रहे हैं? इतनी हिंसा क्यों, छिटपुट हिंसा क्यों हो रही है? ऐसा क्यों है कि हमारे यहाँ जितने नियम बन रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ वो सब असंवैधानिक है? उन सब पे बात करनी पड़ेगी हमें। आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा ये बन गया है कि जो समाज को बांट रहे हैं वो बांटना बंद करें, लेकिन वो तो लगता है आपका धर्म है कि उसको बांटेंगे आप, वहां मुश्किल होती है। तो जो आपकी चिट्ठी है उसका जवाब देशवासी देंगे, जब भी देंगे, चाहे 24 में देंगे और 29 में देंगे, लेकिन वो इस पर निर्भर करेगा कि ये जो माहौल बन रहा है, एक हिंसा का, एक दुराव का और एक पूरे समुदाय को भयभीत करने का, ये किस तरह आगे बढ़ेगा उस पर निर्भर करेगा 24 में क्या होगा, 29 में क्या होगा। लेकिन तब तक जो देश का जो हैप्पीनेस इंडेक्स कहते हैं वो नीचे गिरता चला जा रहा है। उसके बारे में थोड़ा सोचिए कि क्यों ऐसा है कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स यूनाइटेड नेशंस का बनाया गया था कभी, उससे भूटान आगे है, हम इतना गिरे हुए हैं, तब पीछे क्यों है? उस पर क्यों ना हम लोग बात करें कि सबका विकास की जगह सबकी प्रसन्नता के ऊपर काम करें, कैसे सबको, हर देशवासी प्रसन्न हो, हर देशवासी सजग हो, हर देशवासी कुशल हो, उसकी बात करते हैं। जो विकास है वो अब थोड़ा सा खोखला लगता है। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।